Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava. This is my fourth video of revision of macroeconomic measurement of national income. In this video, I am discussing about output method, income method, and expenditure method, and how to calculate national income, and what are the steps to be taken while estimating national income by three methods of output method, income method, and expenditure method. Okay, so इसको समझते हैं हम लोग कि आउटपुट मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम से कैसे निकालते हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड है आल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड को ही हम लोग वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। आप यहाँ कभी भूले नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट मेथड है उसी को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, ये आप कभी भूले नहीं, ठीक ना। और इसे आउटपुट मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अगर इस तरह से कितनों भी सवाल पूछें या क्वेश्चन पूछे तो आप एक ही जवाब है, वो वैल्यू एडेड के बारे में पूछता है ना। तो हमारा ये वैल्यू एडेड ही आपका प्रोडक्ट मेथड है। तो वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर द डोमेस्टिक इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट। देखिए वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है देश में, सभी गुड एंड सर्विस को जोड़ देते हैं। अगर सभी गुड एंड सर्विस को जोड़ दें तीनों सेक्टर के द्वारा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, तो वो हमारा वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू आउटपुट निकलता है। इस मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को निकालते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम उतना ही होगा जितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है। अगर आप देश का जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है तीनों सेक्टर के द्वारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो आपका नेशनल इनकम निकल जाता है। जैसे मान लीजिए एक बुक का दाम 100 रुपया है, तो उस बुक का वैल्यू 100 रुपया है, साथ में अगर कोई इसको बेचता है तो उसका इनकम भी 100 रुपया है, और अगर खरीदता है तो एक्सपेंडिचर भी 100 रुपया है। मतलब हमारे देश में जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक मनी वैल्यू होता है, और मनी वैल्यू हमेशा नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है। तो जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करोगे वो वैल्यू एडेड मेथड के अनुसार निकाला जाता है। और यहाँ पे 3 सेक्टर होता है हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इस तरह से हम लोग नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा नाम भी है इस वैल्यू एडेड का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आखिर वैल्यू एडेड किसको कहते हैं, यहाँ पे सबने मैंने लिखा है। जैसे वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब होता है रॉ मटेरियल को घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखा गया है जिसको आपको लिखना नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जहाँ भी टिक लगा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। और फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये जहाँ तक जैसे जैसे मैंने टिक लगाया है उस तरह से ही आपको इसका आंसर लिखना होगा। आप सारी बातों को ना लिखें, नोट्स में बहुत सारी बातें जैसे एग्जाम्पल को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे ये लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो टिक किया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या आता है, एक तरह का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये सब जो एग्जांपल दिख रहा है आपको आंसर में, आपको डायरेक्ट उसके बाद वैल्यू आउटपुट लिखना है। वैल्यू आउटपुट कहाँ है, जो भी टिक लगा रहेगा उसको आपको लिखना है, बाकी सबको आपको लिखना नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला आपको क्वेश्चन होगा कि आप एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताइए या वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बताइए। तो इस तरह से आपको बताना है। आप 4-5 लाइन 6 लाइन लिख सकते हैं वैल्यू एडेड के बारे में, तो वही आपका प्रोडक्ट मेथड हो जाएगा। उसके बाद आपको उसका स्टेप बताना है कि कैसे आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये इसका स्टेप है। आइडेंटिफाई देन क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट। आपको सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपके पास 3 तरह का ही सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। और तीनों सेक्टर प्रोड्यूस करता है गुड एंड सर्विस को। तो सभी सेक्टर का जितना भी वो प्रोड्यूस करेगा सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी इसको बारे में आप लिख सकते हैं। अगला स्टेप जो है हमारा एस्टिमेट जीडीपी एमपी होता है। जीडीपी एमपी तभी निकलेगा जब आप सारा आप यहाँ पे वीओ माइनस आईसी कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला बताया था जीडीपी एमपी का, इसका फॉर्मूला था वीओ माइनस आईसी। वीओ माइनस आईसी मतलब वीओ मतलब क्या, जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, और साथ में आईसी मतलब रॉ मटेरियल। अगर आप जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसमें से अगर कोई रॉ मटेरियल है अगर उसको हटा देते हो तो सिर्फ फिनिश गुड बचेगा। अब फिनिश गुड्स में 2 तरह का गुड्स रहेगा, एक गुड्स और एक सर्विस। तो जितना भी गुड एंड सर्विस है हमारे देश में जो प्रोड्यूस होगा, जो फिनिश गुड्स के रूप में रहेगा, उसको ही हम लोग जीडीपी एमपी कहते हैं। तो पहले आप वैल्यू आउटपुट निकालेंगे, सेक्टर को डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप जीडीपी एमपी निकालेंगे, उसके बाद आप एनडीपी एमपी निकालेंगे। थर्ड स्टेप में एनडीपी एमपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप अगर जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किए और उसमें अगर कुछ डेप्रिसिएशन लग रहा है, अगर उसको हटा देते हैं तो वो एनडीपी एमपी कहलाता है। तो ये थर्ड स्टेप है।
तो इस धीरे धीरे 1 स्टेप 2 स्टेप करके हम लोग नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमारा 4th स्टेप है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको भी हम लोग जान लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए NDPFC बोलते हैं इसको। इस NDPFC को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस पर वीडियो बनाया था, आप उसे जरूर देखें, आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जो प्रोसेस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने का, वही नेशनल इनकम को निकालने का भी प्रोसेस है, वही थ्योरी भी है। तो आप जैसे NDP-MP से NIT को घटा देंगे, मतलब टैक्स को घटा देंगे, तो NDP-FC आ जाएगा, मतलब डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। और लास्ट स्टेप है हमारा NNP-FC, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप NDP-FC प्लस NFI जोड़ दें, NFI मतलब बाहर से जो इनकम आता है, अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो आपका नेशनल इनकम हो जाएगा। तो ये स्टेप है नेशनल इनकम निकालने का। तो आप नेशनल इनकम आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तीनों से निकाल सकते हैं। और हमने कहा है कि आउटपुट मेथड को ही हम लोग वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो चलिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा अटैच रहता है, और ये दोनों जो क्वेश्चन है ये रिवीजन क्वेश्चन का मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आपको अच्छे से याद करना चाहिए, ठीक है। और जो भी टिक मार्क है उसे लगाना चाहिए, लिखना चाहिए। तो देखिए, बोर्ड पॉइंट से भी ठीक है, आपके एग्जाम पर, आपके एग्जाम के लिए भी ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन जो है। प्रिकॉशन क्या है, मतलब आप वैल्यू एडेड मेथड से अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो किस तरह से आप प्रिकॉशन लेंगे, मतलब कौन कौन से स्टेप लेंगे आप वैल्यू एडेड को निकालने से। में देखिए यहाँ पे एक स्टेप लिखा हुआ है, सेल्स एंड द परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। हमेशा याद रखिएगा, जो सेकंड हैंड गुड्स होता है उसको नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। साथ में अगला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। पर अगर किसी तरह का गुड्स आप खुद के लिए बना रहे हैं तो वो इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उसमें भी रॉ मटेरियल लगता है, उसमें भी पैसा लगता है। तो डेफिनेटली आप खुद के लिए करो या किसी और के लिए करो, वो गुड्स इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। पर पुराना गुड्स जो होता है, ऑल गुड्स से होता है, नहीं होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे पढ़ें, अच्छे से डील भी करें एग्जाम में। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर द सेल्फ कंजप्शन या डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आप खुद के लिए गुड्स बना रहे हैं तो बिल्कुल आप इंक्लूड होगा, पर अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे एक माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है, या एक डॉक्टर अपना बेटा का ही इलाज कर रहा है, तो उसका सर्विस को हम लोग नेशनल इनकम में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या अपना बेटा से फीस मांगेगा? नहीं मांगेगा, तो इसलिए हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम। तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मेथड को बनाते समय किन चीज़ों को लेना है और किन चीज़ों को नहीं लेना है। इम्प्यूटेड वैल्यू द ओनर ऑक्यूपाइज हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। अगर हम खुद के घर में भी रहते हैं तो उसका भी एक रेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, रिपेयर के रूप में, तो वो भी इंक्लूड नेशनल इनकम में होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चेंजेस स्टॉक ऑफ गुड्स, अगर किसी तरह का स्टॉक में चेंजेज आता है, किसी तरह का इन्वेंट्री में चेंजेज आता है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट में चेंजेज आता है, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोट्स को पूरा अच्छी तरह से लिखा है। फिर इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। हमेशा याद रखिएगा, रॉ मटेरियल कभी भी इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं होता। जो कच्चा सामान उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फिनिश गुड्स को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल को कभी नहीं करते। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है। अगला है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हमारा जो मिड टर्म के एग्जाम से जो पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हमारा एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम है, और साथ में प्रिकॉशन जो है वो साथ में टेस्ट रहेगा आपका क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छे लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग कब होता है? जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाता है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने लकड़ी लाया और लकड़ी से चेयर बना रहा हूँ। तो जब मैंने लकड़ी लाया तो उसका दाम 1000 रुपये था, तो 1000 रुपये को मैंने ऑलरेडी नेशनल इनकम में दिखा दिया। फिर मैंने चेयर बनाया उससे, और जिसका दाम मैंने 2000 रुपये रखा, फिर उसको भी नेशनल इनकम दिखा देंगे। तो एक तरह से देखें तो चेयर को भी नेशनल इनकम में दिखा दिया, और चेयर तो लकड़ी से बना था, लकड़ी का भी दाम को हम नेशनल इनकम में दिखा दिए। जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये वुड है और ये चेयर है, ठीक है। और राइटिंग थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए ना। चलिए आते हैं, तो देखिए ये वुड है, ये चेयर है। मान लीजिए चेयर वुड को, लकड़ी को मैंने 1000 रुपये में लाया, ठीक है, और उसको हम 1500 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। भी लोग क्या करते हैं, इसको भी इंक्लूड करते थे, इसको भी इंक्लूड करते हैं। अगर ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगा तो एक चीज़ को दो डबल काउंटिंग हो जाता है। तो यहीं पे पूछा गया है कि नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग को रोकने के लिए क्या तरीका है, और डबल काउंटिंग क्या है। डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ को 2 बार दिखाना। देखिए वुड को मैंने 1000 पहले से दिखा दिया, मुझे सिर्फ 500 और दिखाना है ताकि 1500 हो जाए, ठीक है। मुझे 1500 नहीं दिखाना है, सिर्फ 500 और दिखाएंगे तो नेशनल इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगा। तो आप इससे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, इसका एग्जाम्पल भी देखें। ये इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया गया है, फार्मर को, माइलर को, बेकर को लेकर और कंज्यूमर को लेकर। तो आप इसे बिल्कुल लिखें।
हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, आप डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फाइनल आउटपुट मेथड करके, जैसे कि आप सिर्फ फाइनल गुड्स लीजिएगा, जो फाइनल गुड्स जैसे चेयर का दाम कितना है 1500 है वही लीजिएगा, या फिर वैल्यू एडेड कीजिएगा। जैसे कि मैंने वुड 1000 में खरीदा था और उसमें वैल्यू 500 रुपये रखे थे, तो उसको वैल्यू ऐड कर देंगे तभी 1500 हो जाएगा। या फाइनल गुड्स का दाम जो है 1500 रुपये चेयर का, वो आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखा देते हैं। वुड है आपका 1000 रुपया, अगर मैं वैल्यू एडेड मेथड से बना रहा हूँ तो 500 और जोड़ दीजिए, और अगर मैं आप फाइनल गुड्स के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ 1500 दिखाऊंगा चेयर का दाम। ठीक है, तो ये फाइनल गुड्स का दाम है। और अगर वैल्यू एडेड मेथड से दिखा रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे आपको 1000 प्लस 500 करना है, तभी आपका वैल्यू ऐड होगा। वैल्यू ऐड मतलब कि कितना आप ऐड कर रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है, उन चीज़ों में। तो ये हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो भी है यहाँ पे हमारे पास। तो so thank you. In the next video I am discussing about income method, how to calculate income method, explain the income method of estimating national income। ये मैं डिस्कस करूँगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा 5th वीडियो होगा ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ऑफ रिवीजन। सो थैंक यू।